देन विद इन लेस, दूसरे फेज में क्या होता है, लेस देन अ मिली सेकेंड द चैनल एंटर्स द इनएक्टिवेटेड स्टेट terminating the flow of sodium ion. The channel must be repolarized before it can be activated again by a subsequent repolarization. Brain sodium channel can rapidly cycle through the resting, open and inactivated state, allowing neurons to fire high frequency trains of action potential. आपको क्या बात समझ आई? एक्शन पोटेंशियल में कितने फेजेस होते हैं? 5. स्टार्टिंग फेज, थ्रेशोल्ड फेज, डिपोलराइजिंग फेज, रीपोलराइजिंग फेज, हाइपरपोलराइजिंग फेज और रेस्टिंग फेज. ये 5 होते हैं ना? यार आप मुझे थोड़ा रिस्पॉन्ड करते जाएं, फिर मैं बोल सकता हूं, वरना फिर अगर ये बुनियादी चीजें पता नहीं है फिर मुश्किल हो जाएगा मुझे. अच्छा, ये 5 फेजेस अगर आपको पता है तो फिर बात करनी आसान है. स्टार्ट में क्या होता है? स्टार्ट में जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है किसकी वजह से? स्टिमुलस की वजह से. स्टिमुलस इतना सिवियर होता है कि वो आपके एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर कर देता है. जब ट्रिगरिंग होती है तो जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन करना शुरू कर देते हैं. अगर वो ओपन हो जाते हैं तो डीपोलराइजिंग फेज आता है. डीपोलराइजिंग फेज उस वक्त तक सोडियम चैनल्स को ओपन रखते हैं जब मैक्सिमाइज नहीं होते. मैक्सिमाइज कितने तक होते हैं? +30 मिलीवॉट तक चले जाते हैं. तो फिर ये मैक्सिमम पीक होती है न्यूरॉन्स में जब उनका एक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, जब इसका डीपोलराइजिंग फेज मैक्सिमम हो जाता है. ये बात समझ आ रही है मेरी? यस सर. ठीक हो गया. जब +30 पे पहुंच जाता है, अब ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम है. इसके बाद वो जो है रीपोलराइज करता है. रीपोलराइज कैसे होता है? वहां पे जब डीपोलराइज होना था तो सोडियम चैनल ओपन होते हैं. अब रीपोलराइज में सोडियम चैनल बंद, लेकिन पोटेशियम चैनल ओपन. तो पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से न्यूरॉन के अंदर की पोटेशियम आयंस फिर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं. जब बाहर निकलते हैं तो अंदर की जो पॉजिटिविटी थी डीपोलराइजेशन की वजह से, अब वो रीपोलराइज करना शुरू कर देता है. तो +30 से फिर पोटेशियम आयन जब निकलना शुरू कर देते हैं न्यूरॉन से, तो वो +30 से +20 +10 +0 और फिर माइनस में चलना शुरू कर देता है. और वो नेगेटिविटी फिर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाती है? -10 -20 -40 -50 -60 -70 और फर्दरली वो सारे चैनल्स के बंद होते बाज दफा -80 तक भी चला जाता है, जिसको हम हाइपरपोलराइज कहते हैं. -90 तक भी चला जाता है, जिसको हम हाइपरपोलराइज स्टेट कहते हैं. ये बात समझ आ रही है ना? तो जब डीपोलराइज स्टेट होता है तो वहां पे सोडियम चैनल ओपन. डीपोलराइज स्टेट जब पीक तक पहुंच जाता है उस वक्त सोडियम चैनल बंद करना शुरू कर देते हैं. जब रीपोलराइज होता है, रीपोलराइज तो जब उसकी नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, पोटेशियम आयन जब निकलना शुरू हो जाते हैं, उस आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद होता है. रीपोलराइज स्टेट में पोटेशियम चैनल ओपन और सोडियम चैनल क्लोज्ड. इस सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के क्लोजर को आपका ये फेनेटाइन एक्सटेंड करेगा. ये बात है. आपको समझ आइए मेरी बात? सर रिपीट करें. फेनेटाइन का काम जो ये इसको एक्सटेंड करता है. एक मिनट. ये देख रहे हैं आपको? ये प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है? यस सर. इसको देखते जाएं, इसमें सारी बात आसान है. स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड. पिंक जो दो आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है, दैट इज सोडियम चैनल. लेकिन इसके स्टेट मुख्तलिफ होते हैं. व्हेन दैट इज क्लोज्ड मीन दैट इज कैपेबल ऑफ ओपनिंग. That is condition when that threshold is not being triggered.
वो पोजीशन है जब आपका स्टिमुलस अभी स्ट्राइक करना शुरू करता है। तो जब स्ट्राइक करता है तो वो इस पोजीशन होता है -70 मिलीवॉट। तो -70 मिलीवॉट पे आप ये देखें, अच्छा इनएक्टिवेटेड गेट, इसके ये इनएक्टिवेटेड गेट जो है वो अपने तौर पे इंटैक्ट है लेकिन डिसलॉज है। सोडियम अगर आ रहा है तो उस वक्त -70 मिलीवॉट पे उस वक्त कंडीशन पे आपका सोडियम एंटर नहीं हो रहा। सोडियम एंटर नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि इनसाइड न्यूरॉन उसमें पॉजिटिविटी नहीं है। पॉजिटिविटी नहीं है तो -70 मिलीवॉट पे उसकी जो है वोल्टेज है। समझ रहे हैं मेरी बात? होता क्या है, अगर वो स्टिमुलस इतना सीवियर है कि आपके थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देता है तो उस कंडीशन पे आपका सोडियम, वो जो गेट था क्लोज, ये जो गेट क्लोज था वो गेट जो है वो ओपन कर देता है। उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस आती हैं। कन्फर्मेशन चेंजेस जानते हैं ना, जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं। उस बायोकेमिकल चेंज की बुनियाद पे आपका सोडियम ओपन गेट से फिर अंदर आना शुरू कर देता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन टू इंट्रा न्यूरोनल एरिया। Now, when this sodium is allowed to come from outside to inside, means that positivity increase, and positivity is increased from -70 initially to -50 to cross threshold. -50 कितना है? थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड के बाद फिर ये सोडियम चैनल ओपन कर देता है और डिपोलराइज स्टेट मैक्सिमाइज करता है +30 मिलीवॉल्ट तक। अच्छा, ये बात तो ठीक हो गई। बात यहां तक है। बात ये वाला हमारा टारगेट ये कंडीशन है। थर्ड स्टेट ऑफ दिस सोडियम चैनल, ये एक ही न्यूरॉन है। अच्छा, ये एक ही सोडियम चैनल है लेकिन इसके स्टेट जो है वो डिफर करते हैं फेज वाइज, फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक टाइम ऐसे आता है जब पीक आ जाती है +30 मिलीवॉट पे, तो जब रिपोलराइज शुरू कर देता है वही न्यूरॉन फ्रॉम +30 to 70 milliwatt related to opening of potassium channel and closing of that sodium channel. At that condition, this sodium channel become inactive because this slow closing triggered at threshold. This inactivated gate is closed. Do not allow sodium to come from extracellular to inside neuron, and this state is extended whenever phenytoin is acting on this sodium channel in this state. So this sodium channel closing condition because of inactivated gate do not allow entrance of sodium from outside to inside is extended. तो जब ये एक्सटेंड कर देता है तो फिर ये साइकिल जो है वो जल्दी जल्दी से कंप्लीट नहीं होता। हमने बात की थी कि जब सीजर होते हैं, जब फिट्स होते हैं, तो ये साइकिल जो है वो रिपीटेडली होता है। बहुत फ्रीक्वेंटली वो साइकिल कंप्लीट होता है, ये साइकिल एक्शन पोटेंशियल वाला। तो जो साइकिल कंप्लीट होना है तो हम उस साइकिल के कंप्लीशन को जल्दी जल्दी को फ्रीक्वेंसी को रोक लेते हैं। कैसे रोक लेते हैं कि हम इस सोडियम चैनल के इनएक्टिवेटेड स्टेट को, कि सोडियम को ना अंदर आने दे, तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं रिलेटेड टू ड्यूरेशन। पहले वो माइक्रो सेकेंड्स में और मिली सेकेंड में ये साइकिल कंप्लीट करता था ना, तो अब वो नहीं करता। तो जब वो नहीं करता तो उसकी बुनियाद पे फिर सोडियम अंदर नहीं आ सकता। अंदर नहीं आ सकता तो ये डिपोलराइज नहीं होता। डिपोलराइज नहीं होता तो फिर रिपोलराइज नहीं होता, और ये सारे जो फ्रीक्वेंसी है, जर्क्स हैं, कन्वर्जन्स हैं, सीजर्स हैं, वो स्टेबलाइज कर देते हैं। जी दिखाने की जरूरत है। अगर आपको बात समझ आएगी तो फिर ठीक है, मैं दूसरे बुक में नहीं जाता। नो सर, समझ गए, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, कम टू दिस स्लाइड। फेनाटाइन फर्स्ट जनरेटिंग नॉन सेडेटिंग एंटीकन्वल्सेंट। नॉन सेडेटिंग क्यों है? क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर पे प्रिडोमिनेंट मेजरली इफेक्ट नहीं करता, वो चैनल्स पे इफेक्ट करता है, इसलिए ये जो है मेजरली वो नॉन सेडेटिंग है। पहली बात। दूसरी बात, वो जो टारगेटेड एरिया है ब्रेन में वो नॉन सेडेटिंग होते हैं मेजरली फेनाटाइन की डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो मेजर रीजन हैं जिसकी बुनियाद पे हम इसको नॉन सेडेटिंग एंटीकन्वल्सेंट कहते हैं। And mechanism, we have discussed that in detail. That is same presentation for the sodium channel that is open. So that opening means that sodium is allowed to come from outside to that inside. Phenytoin, carbamazepine, topiramate is responsible to cause closure at inactivated state, mean inactivated state of the sodium channel. Do not allow sodium to come from outside of that neuron to inside, and positivity is inhibited. No recycling for depolarization take place
mean no frequent activation of that neuron take place for presentation of those convulsions or those seizure or those fits. वही प्रेजेंटेशन है जो मैंने ऊपर आपको बताई. मैं आगे जाऊं? एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर ये नॉन सेडेटिव के रीजन सर क्या थे? न्यूरोट्रांसमीटर पे काम नहीं करते. सोडियम चैनल है ना, तो वो सेकेंडरली तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इफेक्ट करते हैं, लेकिन प्राइमरीली नहीं करते. प्राइमरीली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पे इफेक्ट करते हैं? बेंजोडाइजेपिन प्राइमरीली जो है वो गाबा पे एक्ट करता है. ऐसी बात है ना. या बार्बिटूरेट्स, तो वो प्राइमरीली जो है ट्रांसमीटर पे एक्ट करते हैं, इसलिए वो सेडेटिंग होते हैं. जो चैनल्स पे काम करते हैं तो वो क्लासिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे काम नहीं करते, ना न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इफेक्ट करते हैं, ना रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं. तो जब वो न्यूरोट्रांसमीटर पे डायरेक्टली टारगेट नहीं करते तो वो इस बुनियाद पे नॉन सेडेटिंग है फेनाटाइन या कार्बामेज़ेपिन. समझ रहे हैं? यस सर, क्लियर. चलें जी. Drug interaction for that phenytoin that inhibit phenytoin metabolism. Isoniazid, cimetidine, warfarin, sulfonamide will increase plasma level and consequently potential toxicity of phenytoin. At standard doses, drugs whose metabolism is increased following treatment with that phenytoin, Y3-cytochrome P450, 3A isomer induction, cyclosporine, some of those steroids will exhibit diminished efficacy, because those enzymes will be responsible to cause quick metabolism of these drugs and their efficacy can be decreased. Enhanced metabolism of some endogenous compounds in the form of folic acid, vitamin D may result in deficiency state related to those nutrients. तो जो हैं ये nutrients की deficiency आ जाती है और इसी के साथ फिर दूसरे problems भी आते हैं. फॉलिक एसिड डिफिशियंसी के साथ फिर दूसरे एसोसिएटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. विटामिन के साथ फिर और भी प्रॉब्लम्स आते हैं. तो सेकेंडरली प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन ये प्राइमरीली जो है वो फॉलिक एसिड और विटामिन डी की डिफिशियंसी कॉज करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट मेटाबॉलिज्म दैट इज रिलेटेड टू मेंटेन दैट नॉर्मल कंसंट्रेशन. दैट इज दैट मेटाबॉलिज्म इज इंटरफेयर्ड एंड नॉर्मल कंसंट्रेशन फॉर फॉलिक एसिड एंड विटामिन डी cannot be maintained. Protein binding, some of those drugs that bind with high affinity to plasma in the form of warfarin, sulfonamides, and other related drugs that can be responsible to cause replacement of those phenytoin from those binding proteins and may leads to toxicity if that is not adjusted for those. तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और इसकी वजह से फिर उसकी कंसंट्रेशन आती है, क्योंकि वो जो बाइंडिंग प्रोटीन 90% फेनेटाइन की थी वो और भी जो है रिप्लेस कर जाता है ये सारे ड्रग्स. जब रिप्लेस करते हैं तो वो फ्री फॉर्म में होते हैं, जब फ्री फॉर्म में होते हैं तो फिर वो टॉक्सिसिटी के लिए अवेलेबल होते हैं. तो वो ड्रग्स जो बाइंडिंग प्रोटीन्स की रिप्लेसमेंट कराते हैं फेनेटाइन की, तो वो फिर टॉक्सिसिटी में रोल प्ले करते हैं, लेकिन आपने फिर उस वक्त डोज एडजस्ट करनी होती है. एंड दोज ड्रग्स which is associated with decreased plasma protein concentration is associated with increased free phenytoin fraction in that plasma. ये ड्रग इंट्रैक्शन में सुने, अच्छा, कार्बामेज़ेपिन हो या फेनेटाइन हो या दूसरे हो, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं? इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें ड्रग इंट्रैक्शन के, तो फिर बात करनी आसान है. वो एग्जांपल्स कौन से ड्रग्स करते हैं ये फिर सेकेंडरी बात है. याद रखें मेरे भाई, ड्रग इंट्रैक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. हम इसकी एंटीपेरेप्टिक्स की बात कर रहे हैं, बाइंडिंग प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म. बाइंडिंग प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म,
वो सारे ड्रग्स जो हाईली बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, फेनेटाइन हाईली बाइंडेड है, कार्बामेज़ेपिन हाईली बाइंडेड है, दोनों हाईली बाइंडेड है। बजाते खुद अगर हाईली बाइंडेड हैं और अगर उनके साथ को एडमिनिस्ट्रेड अगर को एडमिनिस्ट्रेड ऐसे ड्रग्स आप दे रहे हैं जो इनकी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एंटागोनाइज कर रहे हैं उन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे जहां पे पहले से फेनेटाइन या कार्बामेज़ेपिन था, अगर वो एंटागोनाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेंगे, बिकॉज दैट फ्री फॉर्म बाइंडिंग प्रोटीन स्टेट ऑफ द ड्रग इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट टू गिव दोज टॉक्सिक इफेक्ट। याद रखें, जितना ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन है उतना ही वो फार्माकोलॉजिकली टॉक्सिक नहीं होता। जितना ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन वाला है उतना ही उसका फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी कम होती है। तो अब क्या मतलब, अगर वो बाइंडिंग प्रोटीन स्टेट में नहीं है, पहले 90% था, वारफरीन आपने दिया, वारफरीन इसको रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस इतना कर दिया कि जो 90% में से 50% था वो रिप्लेस कर गया, सिर्फ आपके पास बाइंडिंग स्टेट कितनी रह गई, 40%। तो अब ये 50 या 60% फ्री होना अब ये वारफरीन की रिप्लेसमेंट की वजह से टॉक्सिक होगा। पहले वो 10% फ्री था, अब वो 50% फ्री है। तो जो 50% फ्री हुआ किसी वजह से हुआ, वारफरीन की वजह से हुआ। तो ये जो वारफरीन रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वारफरीन इसकी टॉक्सिसिटी को एनहेंस कर रहा है। आपको समझ आ रही है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। वो सारे ड्रग्स जो इसके आइसोमर एंजाइम को इंड्यूस करते हैं, या बजाते खुद इंड्यूस कर रहे हो या कोई और ड्रग इंड्यूस कर रहे हो, तो वो मेटाबॉलिज्म को एनहांस करके इसके हाफ लाइफ को कम करेगा। वो सारे ड्रग्स जो उस एंजाइम आइसोमर को जो इसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, कौन सा है, साइटोक्रोम P450 3,4A आइसोमर, तो जो इस एंजाइम को इंड्यूस करेंगे, इस आइसोमर एंजाइम को इंड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि इसके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करके उसके हाफ लाइफ को कम करेंगे, उसके क्लियरेंस को ज्यादा करेंगे। एंड वाइस वर्सा फॉर दोस ड्रग्स दैट इनहिबिट दैट एंजाइम। तो अगर ऐसे ड्रग हाफ लाइफ को कम कर रहे हैं, तो वो ड्रग जो इस आइसोमर को इनहिबिट करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि उसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज दिस एंजाइम इफ दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म मीन दैट इज फ्री टू वर्क फॉर इट्स एक्टिविटी that may lead to toxicity. Now you can see for those drugs that may be responsible for protein binding replacement, or that may be responsible for inhibition of those enzymes, or that may be responsible to cause induction of those enzymes. तो अगर induction of enzyme है तो half life कम करेंगे, efficacy को कम करेंगे। अगर enzyme को, metabolic enzyme को inhibit कर दें तो उसकी toxicity को increase करेंगे। अगर प्रोटीन बाइंडिंग को रिप्लेस करें तो इसके टॉक्सिसिटी के चांसेस को इंक्रीज करेंगे। बस ये 3 पॉइंट्स हैं, और ये उसके जो ड्रग एग्जांपल हैं तो वो खुद ही आप देख लें। फिर मैं आगे जाऊं। फिनोबार्बिटॉन का क्या इंटरेक्शन होगा? फिनोबार्बिटॉन का वही इंटरेक्शन होगा जो इन 3 प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। इन 3 प्रिंसिपल में से किस चीज को फॉलो करता है फिनोबार्बिटॉन को, उसी को देखें। फिनोबार्बिटॉन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम इंडक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व होता है ना सऊद साहब? जी सर। फिनोबार्बिटॉन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सर ये एंजाइम इंडक्शन में मैंने पढ़ा था ट्रिपैथी बुक में ना सर, तो मुझे समझ नहीं आई उसकी। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, एंजाइम इंड्यूसर अगर वही आइसोमर इंड्यूस कर रहा है, सिर्फ एंजाइम इंड्यूसर हमें नहीं चाहिए, हमें उस एंजाइम का वो आइसोमर चाहिए जो इस फेनोटाइप के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। समझते हैं ना? जी सर, सही है। अगर वही एंजाइम को वो इंड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये हाफ लाइफ ऑफ फेनोटाइप को कम करेगा।
सही है सर। अगर हाफ लाइफ ऑफ फेनाटाइन को कम करेगा तो ट्रीटमेंट एफिकेसी को क्या करेगा? उसको भी कम करेगा सर। उसको भी कम करेगा, गुड, क्योंकि वो क्लियरेंस कम करता है। फिर अब जी उसकी सर। डोज चाहिए, डोज एडजस्टमेंट ऐसी चाहिए कि अगर पहले आप 100 मिलीग्राम के टैबलेट देते थे बीडी, तो फिर अब आपको इंक्रीज करना पड़ेगा रिलेटेड टू दैट डोज और फ्रीक्वेंसी। सही है सर। चलें, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फेनाटाइन that is related with chronic use, and variety of side effects can be seen related to therapeutic plasma concentration of phenytoin. कौन-कौन से हैं? गम hypertrophy, hirsutism, hypersensitivity, megaloblastic anemia, osteomalacia, and related to hyperglycemia. Some of those Hydantoin syndrome as well, related to those fetal Hydantoin syndrome, which are newly born when those female patient, mother patient are administered during their pregnancy by this phenytoin. गम हाइपरट्रॉफी कैसे होती है? जो यंगर पेशेंट में किड्स में जो एपिलेप्सी होती है वो कौन सी होती है, किस टाइप की होती है, जरा बताएं। एब्सेंस। पेटेट माल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये आमतौर पे 15 साल से कम के जो पेशेंट हैं, 15 साल से कम के जो पेशेंट हैं उसमें ये ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट होता है। ये टाइप, इस टाइप का एडवर्स इफेक्ट जो है ना। अच्छा, ये 10 to 15 जरूरी नहीं है। अच्छा सरूष साहिबा, 10 to 15 जरूरी नहीं है। वो एग्जाम्पल मैंने बताया था 10 to 15 में भी है और इससे कम पेशेंट में भी है। आपको 5 years में भी पेटेट माल आ जाता है। अच्छा, there may be hirsutism, facial feature may be disturbed, especially problematic for those female. Hypersensitivity in the form of rashes, in the form of neutropenia, and related to some other symptoms as well. Megaloblastic anemia, when we have discussed that folate and vitamin D deficiency is associated with that chronic use of phenytoin. Now, secondarily to this folate deficiency, we can expect for megaloblastic anemia as well. Osteomalacia, again, we have discussed that vitamin D deficiency is there related to phenytoin because that interfered for metabolism of those agents which may lead to production of vitamin D. So vitamin D deficiency means you can expect for secondarily problem of osteomalacia. It can inhibit that insulin and cause hyperglycemia. If that is used during pregnancy, you can expect for that fetal Hydantoin syndrome, some of cleft palate and microcephaly, such type of problem with that phase take place. वो कब थे? वो तब थे जब हमारे पास क्रॉनिक यूज था, लेकिन वहां पे कंसंट्रेशन जो थी वो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन थी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन थेरेप्यूटिक था। अब बाज एडवर्स इफेक्ट ऐसे हैं जो होते हैं एक्यूट में, वो क्या थे? वो क्रॉनिक थे, क्रॉनिक, लेकिन दैट कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग वाज इन एक्सेप्टेबल रेंज, इन थेरेप्यूटिक रेंज. As compared to that, we can expect some adverse effects that can be associated with acute use of phenytoin, but in that case, you have to see that concentration in blood for that phenytoin will be beyond that therapeutic value. So that can be classified into various classes related to neuronal, ataxia, vertigo, diplopia, nystagmus, that are cerebral adverse effect whenever there is high concentration.
drowsiness, behavioral alteration, mental confusion, hallucination, disorientation, and rigidity. Epigastric pain in the form of associated with that nausea and vomiting, but that can be treated when that phenytoin is taken with meal. Intravenous injection, I've told you earlier, that is preferred to be avoided for phenytoin until unless there is emergency condition in the form of status epilepticus, or you got some replacement by phosphatidylphenytoin. Because it precipitates at unwanted pH body fluid and some that medium in which that is extemporaneously presented for intravenous administration. तो जब ड्रिप में देते हैं और आप इसको डेक्सट्रोज या इस तरह की चीजें इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में दोगे तो वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं. अच्छा, एक बंदे ने उस दिन पूछा था, क्या नाम था, हमीद है या हामिद है, कि वो क्या होता है, एरेथमियाज होते हैं या ब्लड प्रेशर फॉल, ब्लड प्रेशर कम होता है. वो बंदा है भी. जी जी, फजल हमीद है भी कि नहीं? सही है. Fall in blood pressure in cardiac arrhythmia because of that peripheral interference for those sodium channels. Clinical use can. Phenytoin is one of that first line anti-epileptic, but less commonly used now because of side effects that are mostly related to lesser therapeutic window. Small therapeutic window है, या वो ड्रग की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड कर जाते हैं, या वो फिर एंजाइम की वजह से ऑटो इंडक्शन होती है, तो फिर इसकी वजह से फेनाटाइन का थेरेप्यूटिक विंडो कम है. इस वजह से ये एफिशिएंट तो है, एफिकेसी इसकी ठीक है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट इसका सेंसिटिव है, इस वजह से वो ज्यादा प्रेफर नहीं होता. स्टेबिलिटी उसकी कम है, थेरेप्यूटिक एफिकेसी उसकी ज्यादा है, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल बहुत जल्दी आ जाता है ड्रग कंसंट्रेशन की बुनियाद पे, तो हम इसको प्रेफर इस वजह से नहीं करते. जनरलाइज दैट कैन बी यूज्ड इन जनरलाइज टॉनिक-क्लॉनिक, simple or complex partial seizure. It is ineffective in absent seizure. It can be used in status epilepticus. I've told you that status epilepticus is emergency condition when that unconsciousness is extended beyond half hour and that is presented with severe muscular rigidity, convulsions, jerks, some of the uncontrolled maturation, defecation, cry for that inhalation, that diaphragm muscles become sometime collapse, and that person need forceful inhalation and exhalation that is associated with that cry. तो चीख निकलती है, और चीख निकलने का जो मसला है वो inhalation exhalation के साथ होता है, तो हम उसको कहते हैं status epilepticus. That can be given in trigeminal neuralgia as well. Second choice to carbamazepine. ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में फर्स्ट चॉइस कौन सा है? कार्बामेज़ेपिन है. उसके बाद जो है वो फिर फेनाटाइन है. मैं आगे जाऊं? कोई मसला है तो बोले. एक्सक्यूज मी सर, ये एब्सेंट सीजर में क्यों इनइफेक्टिव है सर? एब्सेंट सीजर में ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो चैनल्स बेस्ड नहीं होती. जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो तो चैनल बेस्ड नहीं होते. सुनना ना? जी सर. उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है तो एब्सेंट सीजर में आपने देखा होगा एब्सेंट माइंड होता है, बंदा एब्सेंट माइंड होता है ना? जी सर, बिल्कुल. कन्वर्जन्स होते हैं लेकिन रेयरली होते हैं. तो ये इस वजह से कि वहां पे जो चैनल्स बेस्ड एक्टिविटी है वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं होती. तो वहां पे अगर वो चैनल बेस्ड इंटरफेयर नहीं होती तो फिर अगर फेनाटाइन देंगे भी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो सोडियम चैनल पे काम करता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर पे काम नहीं कर रहा.
Carbamazepine is one of the oldest that was introduced in 1960s, but at that time it was recommended for trigeminal neuralgia. एक न्यूरोग्लिया है, एक न्यूरोलजिया है. आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं? न्यूरोग्लिया वर्सेस न्यूरल्जिया. न्यूरोग्लिया क्या होता है? न्यूरोग्लिया क्या होता है? जी जी बिल्कुल. उस दिन जो एस्ट्रोसाइट्स पड़े थे ना, तो वो न्यूरोग्लिया था. या जो माइलिन शीट होता है, ये न्यूरोग्लिया होता है. प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए टू न्यूरॉन्स होते हैं. So that is neuralgia. Neuralgia क्या है? Neuralgia belongs to neuronal pain. Neuronal pain को हम कहते हैं neuralgia. So when that is associated with that trigeminal nerve जो facial area को innervate करता है, तो वहां पे फिर डैमेज हो जाती है. हाइपर सेंसिटिविटी होती है. हाइपर सेंसिटिविटी इतनी होती है कि थोड़ा सा भी अगर स्टिमुलस हो तो वहां से भी फिर दर्द होता है, और सिवियर दर्द होता है. ये आम दर्द नहीं होता. अल्लाह बचाए सबको. So this drug was initially used in 1960 for trigeminal neuralgia. Still it is used. One of the major indication of carbamazepine is trigeminal neuralgia. Besides this trigeminal neuralgia, it is used as an epileptic, one of the first line therapy. It has got resemblance to that pharmacological activity to Phenytoin that acts through that sodium channel. It prolongation of inactivated state of those channels. That is, we have discussed in that Phenytoin. Profile of action of neuronal system in brain is different. Carbamazepine exerts a lithium-like therapeutic effect that has got anti-manic effect and can be used to stabilize that bipolar mood disorder. It has got antidiuretic effect as well through enhancement of ADH activity on renal tubule. तो कार्बामेज़ेपिन की इंट्रोडक्शन कहां पे हुई थी? एज इनिशियल ड्रग अगेंस्ट ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया that has got also effect in mania, that has got also effect in mood disorder, that has got also effect as antidiuretic, that has got also effect we are still discussing as first time therapy in epilepsy. तो ये 4-5 इंडिकेशन है कार्बामेज़ेपिन के. एंटीडायरेटिक तो इस्तेमाल नहीं होता इतना ज्यादा, इफेक्ट है इसका, लेकिन क्लिनिकली ये 3 एरिया में ज्यादा इस्तेमाल होता है. क्लिनिकली ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में इस्तेमाल होता है, एपिलेप्सी में इस्तेमाल होता है, और मैनिया में इस्तेमाल होता है. तो ये 3 जगह पे ज्यादा इंडिकेटेड है. अदरवाइज फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इसके 5-6 हैं. समझ लें मेरी बात? मैं आगे जाऊं? चलो जी. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट इज सेम वी हैव डिस्कस्ड इन फेनाटाइन. फेनाटाइन में हमने क्या बात की थी? स्लाइड को छोड़ दें. फेनाटाइन में हमने क्या बात की थी? फेनाटाइन में हमने ये कहा था कि सोडियम चैनल का जो इनएक्टिवेटेड फेज है, क्लोजर फेज है, जब सोडियम चैनल बाहर से अंदर नहीं आ सकता, इस स्टेट की बुनियाद पे फेनाटाइन एक्ट करता है और उस स्टेट को एक्सटेंड करता है कि वो फिर दोबारा डीपोलराइज्ड स्टेट में ओपन ना हो जाए. ये है असल.
सारी बात का खुलासा ये है, सोडियम चैनल को क्लोज रखता है इनएक्टिवेटेड स्टेट में, और उस इनएक्टिवेटेड स्टेट के क्लोजर स्टेट ऑफ सोडियम चैनल को एक्सटेंड करता है ड्यूरेशन वाइज, ताकि जल्दी से सोडियम चैनल फिर ओपन ना हो, और सोडियम चैनल की ओपनिंग से सोडियम आयंस फिर बाहर से अंदर की तरफ ना आए, पॉजिटिविटी फिर ना बने, और डीपोलराइज के चांसेस उस न्यूरॉन को कम मिले। क्योंकि जब सीजर होते हैं, जब फिट्स आते हैं, जब कन्वर्जन्स होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल फॉर दैट साइक्लिंग ऑफ थ्रेशोल्ड टू depolarize, to repolarize, to hyperpolarize, and to that resting position, that is more frequent as compared to normal case. तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है और उसकी सेवेरिटी भी ज्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाती है और सेवेरिटी भी ज्यादा हो जाती है, तो हम इसको स्टॉप करते हैं थ्रू एक्सटेंशन ऑफ द सोडियम चैनल to be closed in inactivated state, so that sodium should not be allowed to come from outside to inside. बात ठीक है, मैं आगे जाऊं। चलो, kinetic pharmacokinetics of carbamazepine. It is got available as oral tablets most of the cases. That has got slow, variable, poor water solubility, and absorption tendency is morely through that oral from GIT. Carbamazepine has got 100% oral bioavailability, but rate of absorption varies widely among patients. Peak level are usually achieved within 6 to 8 hours. तो Tmax जो है वो आपका 6 hours है। 75% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, फेनाटाइन का 90% था, ये 75% है, दोनों हाईली प्रोटीन बाइंडिंग है। एंड दैट मेटाबॉलिज्म थ्रू ऑक्सीडेशन, फेनाटाइन का हार्ड ऑक्सीडेशन था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। वहां पे उसका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं था। कार्बामेज़ेपिन का जो मेटाबोलाइट है वो एक्टिव है, दैट इज एपॉक्सी कार्बामेज़ेपिन। Enzyme which is responsible for that metabolism is for hydroxylation conjugation along with that oxidation. Initially, plasma half-life is 20 to 40 hours, but that can be decreased to 10 hours upon chronic administration, because it has got auto-induction of those enzymes responsible for its own metabolism. Adverse effects of carbamazepine, that is dose-related neurotoxicity in the form of further exaggerated with that sedation, dizziness, vertigo, diplopia, and ataxia. Maybe also added with some GIT in the form of vomiting, diarrhea, worsening of those seizures are also seen with higher doses. Acute intoxication may lead to coma, convulsions, and cardiovascular collapse. Sometimes hypersensitivity reactions in the form of rashes, photosensitivity, hepatitis may be also added with that granulocytosis. Water retention, it has got antidiuretic activity because it enhances ADH secretion, ADH action on those loops. Clinical uses for carbamazepine, first-line therapy in complex partial seizure, in generalized tonic-clonic seizure, simple partial seizure as well. May be given in neuralgia, different types of neuralgia, not only trigeminal. जितने भी न्यूरोनल पेन हैं, लेकिन वो पेन जो डायबिटिक में ना हो और दूसरे डैमेज के साथ ना हो, तो वहां पे फिर ये कार्बामेज़ेपिन हम देते हैं. That can be given in manic disorder as well. अच्छा, ये कार्बामेज़ेपिन में एक दो बातें अगर आपको बात पूछनी है तो जल्दी से बोलें.
कार्बामेज़ेपिन की मैंने समरी में आपको जल्दी से बताऊं, क्योंकि फेनाटाइन के साथ ये बहुत रिजेंबल है, इस वजह से मैंने इसको ज्यादा डिटेल से नहीं किया। कार्बामेज़ेपिन जरा एक दफा सुने। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि वो है, आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। कार्बामेज़ेपिन ओरिजिनली हुआ था ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट एफिकेसी है वो एपिलेप्सी के लिए भी है और मैनिया के लिए भी है और उसके लिए भी है, मूड डिसऑर्डर के लिए भी है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही सोडियम चैनल इनएक्टिवेटेड फेज की एक्सटेंशन है। That closure of sodium channel is extended so that no sodium ion is allowed to come from outside or get neuron to inside, and so that no action potential can be generated with that high frequency and high sensitivity. तो उसकी बुनियाद पे वो स्टेबलाइज करते हैं न्यूरॉन को, और उसकी बुनियाद पे आपकी जो सीजर हैं, जो फिट्स हैं, जो कन्वर्जेंस हैं, वो कंट्रोल होते हैं। तो कार्बामेज़ेपिन सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के इनएक्टिवेटेड फेज को क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंड करता है। कार्बामेज़ेपिन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के इनएक्टिवेटेड फेज के क्लोजर एस्पेक्ट को एक्सटेंड करता है, सो दैट सोडियम इज नॉट अलाउड फॉर एक्शन पोटेंशियल एंड फॉर पॉजिटिविटी। तो ये तो उसकी बात हुई। तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काइनेटिक्स में ऑलरेडी आमतौर पर एडमिनिस्टर करते हैं, और उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी वो 100% है, उसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो 75% है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है थ्रू ऑक्सीडेशन है। लेकिन मेटाबोलाइट था, कार्बामेज़ेपिन अपने तौर पे भी एक्टिव है, उसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव है, और उसकी जो हाफ लाइफ है जिसका एक तकरीबन 20 या 30 आवर्स तक है। But again, that is associated to those enzymes which are being induced autoinduction or some other drugs which may be responsible for inhibition. तो उसके साथ है उसका हाफ लाइफ। को एडमिनिस्ट्रेड ड्रग उसके साथ कौन से हैं? अगर एलोन है तो फिर ये 30 to 40 आवर्स तक उसका हाफ लाइफ है। डायनामिक्स वो मैंने बताया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो मैंने बताया, क्लिनिकल यूज मैंने आपको बताया कि 3 मेजर क्लिनिकल इंडिकेशंस हैं। कौन कौन से हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, एपिलेप्सी, कौन कौन से एपिलेप्सी? टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी एंड complex partial and simple partial. These are 3 major types of seizure that can be given for treatment by that carbamazepine. And third major is that mania. Mania का drug of choice जो है वो lithium है। अगर lithium ना हो तो फिर हम carbamazepine, that is second choice that can be given to manic patient, especially in unstable mood, switching mood. ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स तो वही हैं, न्यूरोनल है, जीआईटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, और उसकी एडीएच टाइप एब्नॉर्मेलिटी है। कोई बात